आज से स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द प्लेन। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी एक एक्सिस के अलाउंग ट्रेवल करें, जैसे सपोज कर लो ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिया। ठीक है, चलो ऐसे बना दो, ये आपका x बना दो, इसको y बना दो, ये z बना दो। ठीक है, ये x y z एक्सिस है। अगर आप सिर्फ एक एक्सिस के अलाउंग ट्रेवल करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे कि आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो। एक एक्सिस के अलाउंग मतलब या उसी एक्सिस में आगे जाओगे और पीछे जाओगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो सिर्फ हम दो एक्सिस बनाए, इसको x बनाए, इसको y बनाए, ये ओरिजिन है। तो आप अगर x एक्सिस के अलाउंग ट्रेवल कर रहे हो तो आप ओरिजिन से आगे जाओगे और ओरिजिन से पीछे जाओगे। तो इस ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और वही अगर आप ऐसे एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसे ट्रेवल कर रहे हो तो इसको आप क्या बोलते हो? ट्रेवल इन अ प्लेन बोलते हो। प्लेन का मतलब 2D सरफेस। ठीक है, और अगर आप क्या करो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे ट्रेवल कर रहे हो कोई भी पाथ लेके तो इसको क्या बोलते हो? ट्रेवलिंग इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, तो आज हमको स्टडी करनी है 2 डायमेंशन ट्रेवलिंग के बारे में, मतलब क्या प्लेन के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं कि प्लेन बनता कैसे है। तो देखो आपके पास सरफेस की बात करें तो सरफेस कई प्रकार के हो सकते हैं। स्मूथ सरफेस हो सकता है, जैसे ये देखो, ये क्या है? स्मूथ सरफेस है। और कई रफ सरफेस होते हैं, खुरदुरा सरफेस होते हैं, जैसे सड़क नहीं होती है, कई जगह पे टूटी फूटी होती है तो उसको क्या बोलोगे? रफ सरफेस बोलोगे। वो प्लेन नहीं है, वो कैसा है? टूटा फूटा हुआ है। ठीक है, तो देखो कोई भी अगर सरफेस है, सपोज कर लो ये आपका एक सरफेस हमने बना दिया। ठीक है, इसके अंदर हम किसी भी दो पॉइंट को पकड़ते हैं। ठीक है, और वो दो पॉइंट को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। सपोज कर लो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका कोई बी है। ठीक है, अगर इसको हम ज्वाइन करें और ये जो लाइन ज्वाइन हुआ वो पूरा का पूरा इस सरफेस के अंदर आए, ये जो बड़ा सा सरफेस बनाया इस सरफेस के अंदर आए तो उस सिचुएशन में ये जो सरफेस है ये क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, इसको 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 पकड़ लो, किन्हीं भी दो को अगर आप ज्वाइन करो तो वो पूरा का पूरा लाइन उस सरफेस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये एक आपका सरफेस है, 2D फिगर दिख रहा है ये वाला, ये 2D फिगर है। तो देखो इसमें कोई भी दो पॉइंट पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और ज्वाइन करो। ज्वाइन करो और वो पूरा इसके अंदर आए तो वो क्या कहलाएगा? वो सरफेस क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। ठीक है, और कोई भी एक दूसरा लाइन लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्लेन बन गया क्योंकि सभी लाइन इसके अंदर आ रहे थे तो ये क्या बन गया? प्लेन बन गया। कोई अब दूसरा लाइन लो जो क्या हो? इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा लाइन लिया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल का मतलब भी नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर सही है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलो या नॉर्मल बोलो, कोई भी एक दूसरा लाइन है जो इस प्लेन से क्या है? 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? कि वो उस प्लेन से कैसा है? नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। ठीक है, और देखो कोई भी दो नॉर्मल है, एक प्लेन है, इससे ये एक नॉर्मल है और सपोज करो ये एक नॉर्मल है और ये एक नॉर्मल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं? ये दोनों जो नॉर्मल आपने बनाए ये कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं। तो किसी भी एक सरफेस के, कौन सा सरफेस? प्लेन सरफेस के ऊपर आप कितने भी नॉर्मल्स ड्रॉ करो सभी नॉर्मल्स क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो इक्वेशन से ही सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो, बात करते हैं उसके बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन जो क्या हो रहा है? किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और किसी एक दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, पहले बना देते हैं एक प्लेन। ठीक है, तो देखो प्लेन में हमने अभी क्या देखा था? किसी भी दो पॉइंट को पकड़ा, उनको ज्वाइन किया और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन अगर इस सरफेस के अंदर आया तो वो क्या बोला? ये सरफेस कैसा है? प्लेन है। तो देखो कोई भी जो हमने दो पॉइंट लिया वो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ किसी एक सरफेस में सिर्फ दो ही पॉइंट लेंगे, बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। इसको इसको ले सकते हैं, इसको इसको ले सकते हैं और सारों को सभी को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। यही यही क्या है? सेट क्राइटेरिया है किसी सरफेस को प्लेन सरफेस बनाने के लिए। तो वही क्या करते हैं इसमें, देखो जो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो कई पार्ट्स में डिवाइड है। जब आपका प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो रहा हो, एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो, कोई दो फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो, कोई तीन फिक्स पॉइंट से हमेशा पास हो रहा है,
उस केस में क्या होगा, अलग अलग हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो क्या है किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा पास होता है और किसी गिवन वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो जो हमने ए बी बनाया था उसी को ले लेते हैं, ए है ये बी है। अब यहाँ पे ऐसा सोचो कि ये जो आपका प्लेन है वो हमेशा ए पॉइंट से पास हो रहा है। ए पॉइंट से पास कैसे होगा, हम सपोज कर लो क्या किए, पहले ए से बी एक पोजीशन वेक्टर बनाए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पूरा इस सरफेस के अंदर आ रहा है, तब क्या ये सरफेस क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। फिर क्या किए, इस ए पॉइंट को फिक्स रखे और बी को क्या किए, मूव कराना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे किए तो एक नया वेक्टर बना, यहाँ पे किए तो एक नया वेक्टर बना। और क्या किए, बी को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, बी जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे भी ला सकते हैं और इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चारों डायरेक्शन में मूव कराने के बाद हमने क्या किया, बहुत सारे लाइंस बनाए और सभी लाइन को ज्वाइन किया। सभी लाइन क्या कर रहे थे, इस सरफेस के अंदर आ रहे थे, तो ये सरफेस का क्या बन गया, प्लेन सरफेस बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस है वो ए पॉइंट से हमेशा पास कर रहा है ऐसा सोचेंगे, और बी क्या है आपका मूवेबल पॉइंट है, मतलब हमेशा वो क्या करेगा, मूव करता रहेगा। और कोई एक वेक्टर है, सपोज कर लो एन वेक्टर है, जो क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो ये प्लेन से ये वेक्टर कितने पे है, 90 डिग्री पे है। तो ये आपका जो प्लेन है वो भी इस वेक्टर से कितने पे होगा, 90 डिग्री पे। सही बात है, ये प्लेन, सॉरी, ये लाइन इस प्लेन के साथ 90 डिग्री पे है, तो ये प्लेन इस लाइन के साथ कितना होगा, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यही सिचुएशन है पहला, कि कोई आपका प्लेन है जो किसी एक फिक्स पॉइंट, सपोज कर लो यहाँ पे ए फिक्स पॉइंट है, वहां से पास हो रहा है और किसी एक गिवन वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो प्लेन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट तो हमेशा चाहिए उनको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इसीलिए यहाँ पे छोटी बात क्या है, ये बी पॉइंट छुपा हुआ है, इसमें बी कहीं नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है कि एक पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट से तो पास हो रहा है, लेकिन प्लेन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, इसलिए बी क्या किया, एक मूवेबल पॉइंट लिया। ठीक है, तो सपोज कर लो ये जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर के बराबर है। पोजीशन वेक्टर मतलब तो ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, ये सब हमने बात पिछले दो चैप्टर में बहुत किया है। ठीक है, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सपोज कर लो स्मॉल बी के बराबर। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ए बी एक वेक्टर बनाए तो वो किसके बराबर होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर। सही बात है, कोई भी अगर आप ए बी वेक्टर बनाते हो तो पहले क्या आता है, बी का पोजीशन आता है, फिर क्या आता है, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर आता है। ठीक है, तो देखो ये वो मिल गया हमको ए बी पोजीशन वेक्टर। अब देखो ए तो फिक्स है, बी हमेशा चेंज होता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बी को मूव करते करते हमेशा नया नया वेक्टर बनाते रहेंगे, लेकिन सभी सिचुएशन में जो ए बी पोजीशन वेक्टर है वो क्या इसी के ही बराबर हो। ए बी पोजीशन वेक्टर बोलो या सिंपल वेक्टर बोल दो। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के ही बराबर होने वाला है। बी पीछे भी हो जाए या आगे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे तो क्या रखाएगा, हमेशा बी का वैल्यू ही रखाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या दिया हुआ है कि ये जो ए बी सरफेस, सॉरी, ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एन वेक्टर है। ठीक है, तो ए बी आप कहीं भी मूव करो वो क्या कहाँ रहने वाला है, इस प्लेन के अंदर रहने वाला है। मतलब अगर हम ए बी वेक्टर और इस एन वेक्टर को देखें तो इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा ही परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। सही बात है, तो अगर हम क्या करें, इनका डॉट प्रोडक्ट ले, मतलब क्या, ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर ले, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर। जब भी दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर। इतना क्लियर है, तो वही करते हैं। ठीक है, तो ए बी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और क्या, डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो के बराबर। ठीक है, अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी रोक सकते हो। ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो आपके पास यहाँ पे बी क्या है, मूव करने वाला पॉइंट, तो ये क्या होगा, हमेशा चेंज होता रहेगा अलग अलग पॉइंट्स के लिए। एन क्या है, एन वेक्टर आपका फिक्स है, हमने क्या किया, एन वेक्टर एक गिवन वेक्टर मान लिया, तो वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये क्या है आपका फिक्स पॉइंट है, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो आपको फिक्स पॉइंट दिया रहेगा वहां पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। और एन वेक्टर तो फिक्स हमने मान ही लिया, मतलब ये जो दोनों हैं ये क्या रहने वाले, हमेशा फिक्स रहने वाले हैं, तो इनके जगह पे हम एक कांस्टेंट डी वेक्टर बना सकते हैं। डी वेक्टर क्या है, ए डॉट एन वेक्टर, जो क्या रहने वाला है, हमेशा ही क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो, या बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर के बराबर। ये मिल गया हमको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में
रोटेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म के अंदर जब कोई एक प्लेन किसी एक गिवन पॉइंट से पास होता रहे और किसी एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इसको नोट करो, फिर बात करते हैं ये जो हमने पहले वेक्टर फॉर्म किया, अब क्या करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में बात करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब उसके अंदर वेक्टर नोटेशन नहीं रहेंगे, ठीक है, पहले उसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या है, वही जो प्लेन है आपका एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और इस बार जो गिवन वेक्टर है जो नॉर्मल जिसको आप बोल रहे हो वो क्या है, उसका हमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर बना हुआ था उसका डायरेक्शन रेशियो सपोज कर लो ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म करना है मतलब आईजे के कंपोनेंट नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो वही स्टार्ट करते हैं पहले प्लेन को लेके। सपोज कर लो भाई हमारा एक प्लेन है जिसके अंदर कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है, ठीक है। तो इस बार क्या करना है, आईजे के कंपोनेंट नहीं लेना है, तो क्या करो सिंपली ए का पोजीशन क्या करो x1 y1 और z1 से डिनोट करो, ठीक है। और b का पोजीशन सिंपली x y z से डिनोट करो। b क्या है, आपका मूवेबल पॉइंट है, मूव करने वाला पॉइंट है, मतलब ये क्या होंगे, हमेशा चेंज होते रहेंगे। और a का पॉइंट पोजीशन x1 y1 z1 हमेशा क्या रहेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से फिक्स रहेंगे, ठीक है। और क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन लो, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन लो। और ये परपेंडिकुलर लाइन किसके बराबर होगा, देखो किसी भी अगर लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको दिया रहे ए बी सी, तो इसके लिए उस लाइन के अलाउंग एक आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। सपोज कर लो एन वेक्टर ड्रॉ किया, तो वो किसके बराबर होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे किया, हमने पिछले चैप्टर में पूरे डिटेल में बात किया हुआ है, ठीक है। आप वहां पे जाके पूरा डिटेल देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन बनाया हुआ है जो क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको क्या करा, सिंपली एन वेक्टर से डिनोट किया, तो वो किसके बराबर होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के बराबर होगा, ठीक है। ये जो आई जे के कंपोनेंट आ गए हैं वो क्या होंगे, अभी सिंप्लीफाई होके हट जाएंगे, ठीक है। तो हम करते क्या है, पहले ए बी पोजीशन वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट याद रखना, ठीक है। तो ए बी पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, x माइनस x1 आई कैप, सही बात है, प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप के बराबर होगा, ठीक है, इतना हो गया। और देखो ये जो आपका ए बी जब भी मूव करेगा वो इसी प्लेन के अंदर ही रहने वाला है, मतलब क्या ए बी अभी भी एन वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, जैसे हमने पिछले पिछले वाले सिचुएशन में किया था कि जो आपका ए बी है वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी वेक्टर ये है और परपेंडिकुलर क्या है, एन वेक्टर, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो वही करते हैं, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, इतना हो गया। इस सरफेस को अब हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। और क्या है, डॉट किसका करना है, एन वेक्टर, एन वेक्टर मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है तो आई आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ होता है, सबको मालूम है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस x1, और क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि आई के साथ क्या है, ए है, ठीक है। फिर प्लस बी वाई माइनस y1 आएगा प्लस सी जेड माइनस जेड1 आएगा, इट इक्वल टू क्या, 0 के बराबर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो नीचे एक लाइन और देखिएगा, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो x1 y1 और z1 है वो क्या है, आपके ए पॉइंट के पोजीशन, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो क्या होंगे, हमेशा गिवन होंगे और हमेशा फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं होने वाले। और जो आप लाइन लिए हो परपेंडिकुलर जिसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, एबीसी भी क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। मतलब क्या, टर्म ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो इन तीनों टर्म को मिला के कांस्टेंट बना दो, डी बना दो, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर का थोड़ा सा नोट करो, चलो इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड
और ये जो तीन को इनको इनको मिलाया, सबको मिलाए कंबाइन करके सपोज कर लो कोई डी कांस्टेंट है, ठीक है, ये साइन प्लस ऐसे ही मान लिया, ठीक है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। इनको इनको मिला के ऐड करोगे तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट डी आएगा। डी को सॉल्व करने के लिए आप इन तीनों को सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन अब आया है इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसी इक्वेशन को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें क्या है, जो आपका एबीसी है वो क्या है, इस लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है, और एक्स वाई जेड क्या है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जो क्या होगा हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, क्या करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमने ये जो सिचुएशन बनाया है, ये यहाँ से एक और कंडीशन निकाल लेते हैं, ठीक है, कि जो आप फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हो जहां से आपका ओरिजिन, सॉरी, जहां से आपका प्लेन पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका प्लेन ओरिजिन से पास होने लगे तब क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्लेन ओरिजिन मतलब फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है तो जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 था वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 0 0 के बराबर हो जाएगा। सही बात है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा हो तो उस केस में लिख लो, आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन किसके बराबर होगा, सिंपली ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा एक स्पेशल केस है, मान सकते हो, जब क्या हुआ, आपका प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा हो, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा हो, उस सिचुएशन में आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इसके बराबर होता है, ठीक है। इसको नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमको क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ये एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, किसी प्लेन के अंदर एक पॉइंट फिक्स दिया हुआ है जहां से प्लेन आपका हमेशा पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेन हमने बनाया था उसके अंदर जो ए पॉइंट लिया था उसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 1 2 1 मिल गया, ठीक है। और कोई भी दो पॉइंट दिया है जिनको हमको ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, वो प्लेन उस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एक लाइन है, ये इसको x पॉइंट बोल दो, इसको y पॉइंट बोल दो, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, इनको ज्वाइन करके जो हमने लाइन बनाया वो इस प्लेन के साथ क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले x y जो लाइन ज्वाइनिंग हमने बनाया उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करते हैं, एक आपको सिंपलीफाइड वे बता देते हैं जिससे आपको कोई भी दो पॉइंट दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो एक्स वाई जो पॉइंट दिया है उससे क्या करो, आप एक वेक्टर बना लो, ठीक है। एक्स वाई वेक्टर वो किसके बराबर होगा, 2 1 मतलब 1 आई कैप प्लस 3 4 मतलब क्या, -1 जे कैप, और क्या 5 -2 मतलब क्या, +3 के कैप के बराबर, ठीक है। तो ये हमको कोई एक वेक्टर मिल गया। ये यूनिट वेक्टर है कि कौन सा वेक्टर है हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आई जे के का कंपोनेंट होता है वो क्या बन जाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर होगा, 1 -1 और 3 के बराबर। देखो ये यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है हमको नहीं मालूम, और हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि कोई भी अगर लाइन की बात करें या उसी लाइन के अलोंग एक वेक्टर की बात करें, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई वेक्टर का होगा वही एक्स वाई ज्वाइनिंग लाइन का भी होगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया डायरेक्शन रेशियो। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करोगे, इस वेक्टर को एक्स वाई जो वेक्टर है इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, फिर आई जे के कंपोनेंट के अलग अलग कर देना। उसके बाद जो आपको आई जे के का कंपोनेंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एक्स वाई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, ठीक है, या फिर एक्स वाई लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, इस लाइन ज्वाइनिंग एक्स वाई का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, 1 -1 3 मिल गया, ठीक है। और एक पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लगाते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। तो वो किसके बराबर होता है, ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी
z माइनस z1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पे d वाला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि देखो d वाला यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि d का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से ही आपको दिखा देते हैं कि d का वैल्यू हमेशा जो हमने कांस्टेंट बोला था कि वो कांस्टेंट कैसे रहता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1, x का वैल्यू नहीं पता, x1 का वैल्यू 1 के बराबर, प्लस b का वैल्यू कितना है, -1 के बराबर, y माइनस y1 कितने के किसके बराबर है, 2 के बराबर, प्लस c का वैल्यू किसके बराबर, 3 z माइनस 1 के इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a x1 b y1 c z1 ये सभी क्या है, कांस्टेंट नंबर्स है, इसीलिए हमने सबको कंबाइन करके एक कांस्टेंट d से डिनोट कर दिया था। d का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना आपका सॉल्व करने पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कितना मिलेगा, x माइनस 1 माइनस y प्लस 2 प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको सिंप्लीफाई क्या मिल गया, x माइनस वाई प्लस 3z, नीचे दिख रहा है, हाँ, x माइनस वाई प्लस 3z, और यहाँ पे कितना है, -3 -1 मतलब -4, और +2 मतलब कितना, -2 इक्वल टू 0। तो देखो जो हमने प्लस डी लिखा हुआ था, प्लस डी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ से यही जनरल हमने फॉर्म लिखा हुआ था डी के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करो, 2 को उधर भेज दो, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 2। तो ये क्या मिल गया हमको, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें क्या किया था, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन दिया था जो प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो उसका क्या किया हमने, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया, फिर क्या किया, अपना जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। जो डी का प्रॉब्लम था यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। इनको नोट करो।